अच्छा जी बच्चों, चलें जी, कभी आपने टेम्परेचर नहीं देखा एसी पे हैं? अच्छा जी, इधर चुप चुप खामोश। अच्छा जी, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर आपस में कमेंट्स नहीं करना भाई, वरना फिर मैं बेइज्जती करूंगा, फिर आप कहेंगे अब बेइज्जती हो गई है। आपस में कमेंट्स नहीं करने, इग्नोर करें, इग्नोर करें जी। उसने कमेंट कर दिया, इग्नोर करो। जैसा मुंह वैसी चपेड़, ये बात ठीक है, लेकिन कभी कभी ना इग्नोर कर देते हैं। अगला बंदा मुंह देखता रहे, चपेड़ तो पड़ी कोई नहीं है इधर, कि इस लेवल का इग्नोर कर दिया उसने मुझे। इस तरह देखो अगले की तरफ, उसने भी बात की, ऐसे देखो, उसको फील होगा कि यार इग्नोर कर दिया इसने मुझे। थोड़ा अपना भी तो यार जरा लेवल बढ़ाना, तो जवाब दे रहा है उसको। जब आप किसी को पलट के जवाब देते हैं तो इसका मतलब है जो उसने हरकत की आपने भी वही हरकत कर दी। फिर उस सतह पे मत जाओ जिस सतह पे अगला बंदा गया हुआ है। इनडायरेक्टली मैंने उसकी बेइज्जती कर दी है। अच्छा अच्छा बच्चों, इधर देखें, इधर बस भाई अब आवाज नहीं आई, खामोश हो जाओ, चुप। लेक्चर का टाइम ना जाया करो। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कोई इस क्वेश्चन में मसला है बच्चों? कोई इसमें कोई सवाल है बच्चों आपका? जी इसमें कोई सवाल है बच्चों? चले इस तरह करें बच्चों, आगे आए। इसमें भी मसला है बच्चों, इसमें बिलो मार्केट इंटरेस्ट। ओके, अब आए जरा इसकी थ्योरी पढ़ लें थोड़ी सी। कहता जी द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता जी ये क्या कह रहा है? कहता जी द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। यानी बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब है 12% वाला लोन 5% में मिल रहा है जी। कहता जी द बेनिफिट ऑफ, कहता जी द बेनिफिट ऑफ, एक मिनट, द बेनिफिट ऑफ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शेल बी मैयर्ड। कहता है इसको मैयर कैसे करना है? यार चुप हो जा, जैसा क्या तंग कर रहा है, उनको भी खुद भी हो रहा है जी। कहता मैयर्ड, कहता इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसीट, जो आपको पैसे आए, कहता 1 लाख रुपया वो अंडर द गवर्नमेंट लोन एंड द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन। कहता ये जो गवर्नमेंट ग्रांट वाला, इसमें इफेक्ट कितने का है? जो कैश आपको आया और जो आपने कैरिंग अमाउंट, यानी जो आपने लोन की क्या निकाली है, प्रेजेंट वैल्यू। कहता जी मैयर जो कि एंड रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 9। कहता है ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, ये आईएफआरएस 9 के मुताबिक निकाली है। ये हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड नहीं है, बस जितना था उतना बता दिया। द एंटिटी शैल कंसीडर द कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस दैट हैव बीन और मस्ट बी मेट व्हेन आइडेंटिफाइंग द कॉज फॉर व्हिच बेनिफिट लोन। छोड़ें बच्चों इसको, इसको काट दें। क्या करें बच्चों? इसको काट दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों। बच्चे कहते सर जी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सर को भी इसलिए सर ने कटवा दिया है। बच्चों इसका कोई मकसद नहीं है, हर चीज का कोई होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है, इसका कोई मकसद नहीं है जी। बात समझ आ गई बच्चों? जो मेन पॉइंट था वो आपको पढ़ा दिया, डन हो गया। आगे आए बच्चों। बच्चों ये ना डिस्क्लोजर्स हैं, ये जरा देखना, पेज नंबर बताना जरा, ये पेज नंबर बताना बच्चों, पेज नंबर। ये 3 पॉइंट क्या है जी? अब जरा बात सुनना बच्चों गौर से। बच्चों ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है क्या है बच्चों? इसको हम किताबों में डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते? जो पैसे मिलते हैं डिस्क्लोज करते हैं ना, ये उसके डिस्क्लोजर। इसके डिस्क्लोजर वैसे नहीं बनना जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बड़ा सारा डिस्क्लोजर बनाया, जैसे आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का बड़ा सारा डिस्क्लोजर बनाया, वैसे नहीं बनेगा। बस इसमें सिंपल जो ग्रांट मिली इसको आपने अंग्रेजी में एक लाइन में लिख देना है, डन हो गया। अच्छा जी, और अगर असिस्टेंस है तो उसको भी आपने क्या करना है बच्चों, अंग्रेजी में से लिख देना लाइन जी। कहता था फॉलोइंग मैटर, द फॉलोइंग मैटर, कहता जी शेल बी डिस्क्लोज्ड। कौन कौन से मैटर बच्चों? कहता था अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी अब क्या है जरा सुनना बच्चों, या तो डायरेक्ट अप्रोच होगी या क्या होगी बच्चों, इनडायरेक्ट अप्रोच। इंक्लूडिंग, कहता अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। भाई चुप हो जाओ अरसलान, खामोश नहीं होना तुमने जी। वो क्यों इधर बातें कर रहे हो आपस में? बोला नहीं हूं मैं, नजर नहीं आता मुझे? भाई चुप हो जा, जो बोल रहा है चुप हो जाओ जी। द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है, और बच्चों जो आपने मेथड, जो आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे आपने इनकॉर्पोरेशन की है, वो भी आपने क्या करनी है बच्चों, बतानी है। डन हो गया बच्चों? और बात समझे हैं बच्चों जी? द नेचर
एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों नेचर एक्सटेंट का मतलब क्या है? नेचर का मतलब ये है किस पर्पस के लिए आपको ग्रांट मिली है। और बात समझे बच्चों, आपको बच्चों एसेट्स के बदले में ग्रांट मिली है, आपको एक्सपेंस के बदले में ग्रांट मिली। और बात समझे, फ्यूचर एक्सपेंस है, रेवेन्यू, वो कह रहे हैं। एक्सटेंड का मतलब किस लेवल तक आपको ग्रांट मिली है। कहता रही और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस फ्रॉम विच एंटिटी है डायरेक्टली। ये असिस्टेंस किसे कहते हैं? जो स्पेसिफिक टू द एंटिटी हो। कहता जो स्पेसिफिक टू द एंटिटी है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? असिस्टेंस को डिस्क्लोज। अगर तो ग्रांट मिली है बच्चों वो आपको डिस्क्लोज करनी है बच्चों, और आपने जो सा मेथड अडॉप्ट किया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपने डिस्क्लोज करना है। दूसरा बच्चों अगर क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, असिस्टेंस है, क्या है बच्चों, उसको भी डिस्क्लोज करना है। डन। मिसाल के तौर पे दिखने में लग रहा बहुत मुश्किल बातें हैं, नहीं मुश्किल नहीं है। ग्रांट मिली बच्चों, गवर्नमेंट ने कह दिया, जिस तरह अभी क्वेश्चन था ना, अभी हमने वो आईपीएल वाला क्वेश्चन किया, हमें ग्रांट क्यों मिली थी भला? प्लांट के बदले में, प्लांट के बदले में। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? बोलो शाबाश। इतनी अमाउंट हैज बीन, बोलो शाबाश, रिसीव्ड, बोलो, एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। आगे पर्पस लिख देना, फॉर द पर्पस ऑफ, उन्होंने क्या कहा था? फॉर सेटिंग अ प्लांट। ओके बच्चों, बस एक डेढ़ लाइन में लिख दिए बच्चों। अब उसके ऊपर अप्रोच क्या थी बच्चों? बोलो शाबाश, अप्रोच क्या थी, मेथड क्या था? बोलो, इनडायरेक्ट वो क्या थी? अराइविंग कैरिंग अमाउंट आपने माइनस की, वो क्वेश्चन से उठा के आपने लफ्ज लिख देना। ये देखें इधर आए, ए कहता जी एंड डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट, एंड डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट, बोलो शाबाश, कहता जी एट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। डन हो गया बच्चे, इनडायरेक्ट खुद ही हो गया, इनडायरेक्ट लिखना नहीं, ये एज इट इज क्वेश्चन से उठाना है ये। डन। बस आगे बच्चों, असिस्टेंस है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है। आगे बच्चों आखिरी, अगर बच्चों कोई कंडीशन ऐसी है जो कि आपने हमारे वाले अपने साल में आके वायलेट कर दी, तो उसको फिर क्या करना? रीपेमेंट होगी, उस रीपेमेंट को भी डिस्क्लोज करना है। कहता अनफुलफिल्ड कंडीशन, क्या बच्चों, जिस तरह भी हमारे वाले क्वेश्चन में आईपीएल में 2019 में आके क्या हुआ था? रीपेमेंट। वो अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या थी भला? बोले शाबाश। शर्त थी 5 साल तक प्लांट को क्या करना है? उससे प्रोडक्शन करनी है। 19 में आके बच्चों नहीं हुआ, वो शर्त पूरी नहीं हुई, क्वेश्चन से उठा के लाइन लिख देनी है। एंड अदर कंटीजेंसीज, जो अदर दूसरी शर्तें जो पूरी नहीं की, अटैचिंग टू द गवर्नमेंट असिस्टेंट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। कहता है आपने ग्रांट को रिकॉर्ड किया लेकिन अगर कोई शर्त पूरी नहीं हुई, वायलेशन होगी, कहता है उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये रीपेमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ओके बच्चों, यानी अगर मैं सादा बात करूं, एमसीक्यूज के अंदर ये चीज आ सकती है। अच्छा, रट्टा नहीं आएगा कि जी डिस्क्लोजर बताएं कौन कौन से आते हैं। आप भी ये तो एक दो दफा पढ़ लेना, अपने लफ्जों में लिख देना, बस सादा बात जी। बच्चों आप किस किस चीज को डिस्क्लोज करना है बताएं जरा जी। सुने बच्चों, सुने, पॉलिसी गवर्नमेंट ग्रांट को लेके एंटिटी की क्या है बच्चों, उसके बाद जो मेथड आपने अडॉप्ट किया, नेचर एक्सटेंड बताना है, सही है बच्चों। उसके अलावा बच्चों अगर असिस्टेंस है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है, और आखिरी अगर कोई कंडीशन वायलेट होगी तो उसको डिस्क्लोज करना है। डन। डन बच्चों, वो ठीक है जी। उसके बाद कहता गवर्नमेंट असिस्टेंस में भी सिग्निफिकेंट, कहता गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर स्पेसिफिक टू द एंटिटी है, कहता ये सिग्निफिकेंट का मतलब है ये अमाउंट ज्यादा हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। कहता किन के लिए? जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कहता सो डेट डिस्क्लोजर इसका भी देना है, सही है बच्चों। एंड ड्यूरेशन ऑफ द असिस्टेंस इन नेसेसरी इन ऑर्डर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी मिसलीडिंग। ये सारी बातें जो है ना बच्चों, इसका मकसद ये है, कहता गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर स्पेसिफिक टू द एंटिटी है, कहता इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसकी नेचर को, किस एक्सटेंट तक आपको बेनिफिट मिला बच्चों। और बच्चों इसके अलावा जी क्या कह रहा है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है जी आपको 3 साल तक गवर्नमेंट ने मुफ्त में क्या दिए जी? बोलो शाबाश, सिर्फ आपको मशवरे दिए। और जिस तरह आया था ना, हमने थ्योरेटिकल सवाल पढ़ा था, गवर्नमेंट ने वो एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की टू एन एक्सपोर्टर। क्या बच्चों? एन, एक एक्सपोर्टर को। तो एक एक्सपोर्टर को फायदा हुआ ना, ये स्पेसिफिक टू द एंटिटी है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डन हो गया बच्चों। ये कोई एमसीक्यूज में कोई पॉइंट आया या कोई 1-2 नंबर की थ्योरी आई तो कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर। आ जाए बच्चों इधर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पास पेपर। 4 नंबर का क्वेश्चन एक और 3 नंबर का एक पार्ट, ऑटम 2022 में आया है। आप देख रहे हैं IS 20 में से कितने थ्योरेटिकल सवाल आते हैं।
देख रहे हैं बार बार थ्योरेटिकल सवाल आता है बच्चों इसमें से। पेज नंबर 34 है जी। अच्छा बच्चों, जी बच्चों, ये जोहर की मेरा ख्याल ये नमाज लेट होती है ना, कि पौना घंटा इस पे लगा। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील्ड इन विद इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 20। सुनना जरा, कहता है एक्सेल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लांट इन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया 3 years ago। कितने साल पहले बच्चों? कल आपको ना वो टेक्निक बताई थी, जरा इस तरह का 3-4 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपने कैसे सॉल्व करना है जी बताएं। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, इफ ऑल द कंडीशन अगर मेट हो गई हैं जी तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड कर लें। डन, एक बात होगी बच्चों। आगे बच्चों क्या, किस लिए ग्रांट मिली वो आपने, उसके बाद बच्चों आपने फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट, और फिर आखिरी बात क्या जी, डिस्क्लोजर। क्या था जी, 3 साल पहले ग्रांट मिली। वन ऑफ द कंडीशन ग्रांट के साथ ये थी कि एक्सेल विल मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 200 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द नेक्स्ट। क्यों ग्रांट मिली, पर्पस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है बच्चों। ये क्या आ रहा है बच्चों, ये पर्पस। आपने खुद कुछ नहीं करना, सिर्फ 1-2 मिनट लगा के सोचना है कि मैंने लिंक कैसे बनाना, क्वेश्चन को आपस में जोड़ना कैसे है जी। अच्छा बच्चों, however due to worsening economic condition, कहता है इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, Excel failed to maintain 200 employees and the full grant became repayable immediately in the repayment। क्या बच्चों, अब इसको रीपे किया तो आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा जी। कहता एक्सेल हैज बीन प्रेजेंटिंग द ग्रांट, खुद उसने आपको बता दिया बच्चों, वो जो था ना, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो खुद बताया उसने। कहता नहीं हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिडक्ट किया, वो अप्रोच मेथड बताया उसने। कहता हमने ग्रांट को क्या किया, बोलो शाबाश, डेफर्ड ग्रांट को कैरिंग अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया। यानी आपने डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दी, प्लांट क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या बच्चों, आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। क्वेश्चन जो भी जवाब जैसा भी है, हमने अपने बच्चों उसूलों को तोड़ना नहीं है। आज बच्चों इधर तसल्ली के साथ, तसल्ली। सबसे पहले क्या करेंगे, क्राइटेरिया आपने सबसे पहले बताने हैं। अगर तो कंडीशंस जो हैं फुलफिल हो जाएं, अभी आपने क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं करना, नॉर्मल बात करनी है। इफ ऑल द कंडीशंस विल बी मेट देन वी शैल रिकॉर्ड ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन हो गया बच्चों। अच्छा जी, कंप्लाई अगर शर्तें कर लें। आगे बच्चे पर्पस क्या है, वाइल द ग्रांट क्यों मिली बच्चों, इधर से लाइन उठा के लिख देनी है। जो हमारा असूल है बच्चों कि मिनिमम 200 एम्प्लॉयज को आपने नेक्स्ट 5 साल के लिए, 2 बातें होगी बच्चों। अब आगे आके आपने कहना है प्यारे दोस्तों, अब आगे आके आपने कहना है ये है रीपेमेंट। क्या है बच्चों, अब ये रीपेमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे, 2 बातें होगी बच्चों, वही 2 बातें। अब आपने कहना हाउ एवर, ये नई बात है। हाउ एवर ग्रांट क्या होगी है, बोलो शाबाश, रीपे हो गई है। क्या हो गई है बच्चों, हाउ एवर कंडीशन इधर से उठानी है। हाउ एवर फेल टू मेंटेन 200, मैं आपको बता रहा हूं ये थ्योरेटिकल सवाल क्वेश्चन से ही आपने अंग्रेजी उठा के लिख देना है बच्चों, इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे आपको, 80-90% मार्क्स मिलेंगे। आपने क्या कहना है, हाउ एवर कंडीशन वायलेट हुई, क्यों, इधर से ही फेल टू, यकीन करें इधर, फेल टू मेंटेन 200 एम्प्लॉयज एंड द फुल ग्रांट बिकेम रीपेबल इन द करंट ईयर, लिख दिया इधर से उठा के। आगे एक छोटी सी बात लिख देंगे, इट इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसके आगे आपने चेपना है, इट इज कंसिडर्ड, बोलो, ये आपको बताया हुआ है, कंसिडर्ड एज चेंज इन, बोलो शाबाश, एस्टिमेट। बच्चों सारी वही बातें, अगर रीपेमेंट आ गया तो सिर्फ एक लफ्ज आगे आपने क्या लिखना है, इट इज कंसिडर्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, लिख दिया बच्चों। ये बात लिख दी आपने, रीपेमेंट, और इससे क्या करना है, चेंज इन, और ये क्या है बच्चों, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। डन बच्चों, और डन हो गया। ये नया पॉइंट आ गया बच्चों जो हमने कल पढ़ा था, उसमें ये क्या आ गया बच्चों, बोलो, नया पॉइंट। अब प्यारे दोस्तों आपने करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या करना है बच्चों इसका, अच्छा प्लीज सुनना। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, रीपेमेंट का, किसका बच्चों, बताएं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बोलें। आपने पहले बता दिया ना कि अब आपने बताना है। इधर देखें, आपने शुरू में से क्या डील किया था, इधर देखें, वो एंटिटी ने डिडक्ट किया था डेफर्ड ग्रांट को कैरिंग अमाउंट में से, ऐसे ही है बच्चों। ये आपने लिंक कर दिया इसके साथ। अब आपने कहना है, अब मुझे बताओ इस रीपेमेंट की एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट,
कैश क्रेडिट, बोलो बोलो, और बच्चों और प्लांट डेबिट, और क्या बच्चों, प्लांट डेबिट, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस वो भी डेबिट। अब आपने कहना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने बता देना कि वो हमने कैरिंग अमाउंट को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। हाउएवर ड्यू टू रीपेमेंट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विल इंक्रीज, क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज। ओके बच्चों, अमाउंट तो नहीं पता, इंक्रीज होगी, क्या होगी बच्चों। और बच्चों एक और बात, कैश क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों डेबिट किया, कैरिंग अमाउंट तो होगी इंक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों किया। नहीं भाई, वो डेप्रिसिएशन कम चार्ज की थी ना। अब प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या बच्चों, अब देखो ना पिछले जो 2-3 साल जितने भी साल होंगे उसमें आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की होगी। अब आपने कहना है कि इधर ना IAS 20 में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह वो कहता है क्यूमुलेटिव, क्या, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना, इसे किताबों में क्या करना, चार्ज करना, क्या करना, जो आपने पिछले सालों में नहीं किया। आपने कहना जी एंड क्यूमुलेटिव एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन हो गया बच्चों, आपने जो एंट्री की ना उसी को अंग्रेजी में लिखना है। आपने कहना जी हमने क्या किया, कैरिंग अमाउंट एसेट की बढ़ा दी और एक्सपेंस भी हमने क्या कर देना, क्यूमुलेटिव बढ़ा देना। ये आपने क्या कर दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया। क्या बताया बच्चों, बता दिया बच्चों, और बता दिया बच्चों क्राइटेरिया, ये तो देख के लिखना, पर्पस भी उसने क्वेश्चन में बताया होगा। इधर रीपेमेंट है, ये नया लफ्ज आ गया, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। आगे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ने एंट्री जो आपने की ना उसी को एक्सप्लेन करना है। आपने कहना क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। और बच्चों कहानियां नहीं बतानी, एक्चुअली हमने ये रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया था लिहाजा मसला हो गया, लिहाजा नहीं यार, सिंपल, वो पढ़ा लिखा है बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा है यार, चेक करने वाले। क्यूमुलेटिव समझ आएगा, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और एसेट की बुक वैल्यू इंक्रीज। ओके बच्चों, बता दिया एक लाइन में। आगे बच्चों आपने क्या बताना है, बोलो शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट बता दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही ऐसे ही है ना, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये बता दिया इंपैक्ट आपने। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। और मेरे भाई एसओएफपी में एसेट की बुक वैल्यू को क्या कर देना, इंक्रीज, लिंक कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अब प्यारे दोस्तों एक और बात बच्चों, एक और बात इसको क्रैम करना पड़ेगा, जब भी रीपेमेंट वाला सवाल आएगा तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ड्यू टू रीपेमेंट, दिस ऑल्सो क्रिएट्स डाउट, क्या भला, that asset will be impaired, so we need to perform impairment test। लिख दोगे बच्चों इसको जी, ये क्या है, इंडिकेशन ऑफ, बोलो शाबाश, इम्पेयरमेंट। ये रीपेमेंट के लिए ना बच्चों आपको थोड़ी हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी। डन, अब बात समझ आई है। रीपेमेंट के लिए एक ये लफ्ज चेंज इन अकाउंट वो ढूंढेगा, रीपेमेंट वाला क्वेश्चन 3 में आ गया तो वो ढूंढेगा बच्चे ने कहां चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट लिखा, कहां बच्चे ने इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लिखा। और मेरी बात समझे हैं, टूटा भज्जा भी लिखा होगा ना हुजैफा फिर भी मार्क्स दे देगा, वो ढूंढ रहा होगा, वो तलाश करेगा ये वाले लफ्ज। और बात समझे बच्चों, आखिरी बात बच्चों बताओ, आखिरी बात बताओ बच्चों, आखिरी बात बच्चों बताओ, डिस्क्लोजर देना है। सो द अफेक्ट ऑफ रीपेमेंट, सही है बच्चों, या वायलेशन ऑफ कंडीशन शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं कहना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं। ये बच्चों आपका ना, आप बुलेट्स पॉइंट में लिखते हैं बेशक, आप इसको पैरा फॉर्म में ना लिखें, आप टू द पॉइंट बातें करें। आप क्राइटेरिया क्वेश्चन से देखें, पर्पस देखें। रीपेमेंट आपने कहना हाउएवर रीपेमेंट है एंड दिस इज कंसीडर्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, 1-1.5 लाइन में इस पॉइंट को लिखने, 1 नंबर मिलेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुलेट पॉइंट्स में लिखने बेशक आप यानी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस से इंक्रीज हो जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस, और बच्चों बुक वैल्यू एसेट की भी लॉस हो इंक्रीज। आप 1-1.5 लाइन में बुलेट्स पॉइंट में लिखें, पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आगे आपने 1 लाइन में लिख देना, दिस इज, बोले शाबाश, ड्यू टू द रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट, सही है जी, क्योंकि एसेट के बदले में मिली थी। दिस इज कंसीडर्ड एज इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, सो नीड टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्ट। डन हो गया बच्चों। और आखिर में आपने लिख देना है जी, द वायलेशन ऑफ द कंडीशन या ड्यू टू रीपेमेंट, द अफेक्ट शुड आल्सो बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन हो गया बच्चों, कर लेंगे हिम्मत कोशिश। अब इसके सोल्यूशन पे जाएं, सोल्यूशन में ये 2 बातें नहीं लिखी होंगी, बहरहाल आपने लिखनी है, हम अब अपने सूलों को चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने मेरे ख्याल है डिस्क्लोजर भी नहीं बताया होगा, पढ़ें जाके एक दफा।
आपने बताना है बच्चों, आपने बताना है जी, आपने बताना है बच्चों। पढ़े जल्दी से, सोल्यूशन पढ़े इसका। ये नहीं लिखा होगा ना, ये क्राइटेरिया शायद नहीं इन्होंने लिखा होगा। डिस्क्लोजर भी यार ये मैंने पहले बता दिया, ये वो नहीं लिखता, पता नहीं क्यों नहीं लिखता। बताना है, देखो डिस्क्लोजर में बताया हुआ ना उन्होंने, बताना है बच्चों, पता नहीं सोल्यूशन में क्यों नहीं लिख रहा वो। असल में थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम ना इसका जो आईक्यू का सोल्यूशन है वही पेश कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने बताना है इधर जी। जी बाकी जो सोल्यूशन होते हैं वो नॉर्मली हम अपने फॉर्मेट में कराते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट चेंज भी होते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने फॉर्मेट जो है ना वो एक ही रखें। आहिस्ता आहिस्ता अपडेशन भी आती हैं, फिर फॉर्मेट हर अटेम्प्ट में नए नए थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं जी। जी बच्चों, और डन हो गया, कर लोगे गुजारा। ये दो लफ्ज नहीं सीखे, काउंटिंग एस्टिमेट का चेंज और इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, डन। अच्छा जी, अब इधर आओ बच्चों, ये अभी हमने पढ़ा ये वाला पॉइंट। कहता वन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इन द करंट ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, ये पता उसने क्या किया, एज इट इज जो एग्जांपल है ना बच्चों, ये वही उसने 30, मैंने हुआ था ना थ्योरेटिकल सवाल, वो उसने इतनी हिम्मत भी कोशिश नहीं की कि मैं चेंज कर दूं परसेंटेज। कहता था प्रीवेलिंग, वो उसी को उसने चेप दिया। कहता 12% मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, ओनली कंडीशन अटैच टू द लोन इज दैट इट शुड बी यूज फॉर द एक्विजिशन ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। बताएं बच्चों इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। वो जो ऊपर पैरा नहीं था वो जो हमने पढ़ा ये वाला, आपने इसमें क्या कहना है, आपने कहना जी, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, आपने सबसे पहले देखना है जी, आपने कहना है मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% है और इधर गवर्नमेंट से लोन मिला, ये कितना जी 12। सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसीव्ड and the initial carrying value of the loan या principal value of the loan, initial principal value of the loan, कहता जी इनका जो डिफरेंस should be considered as, आज बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल दी है मैंने, देख मेरा हालात चेक कर लो जी, should be considered as गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट। ओके बच्चों, अब आगे आपने क्या करना है, आपने कहना सो it should be treated या recorded as per the requirements of IFRS 9 और आपने कहना जी ये गवर्नमेंट ग्रांट है बच्चों, so the effect should also be disclosed in the financial। चलो बच्चों पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी, मेरा तो सांस हो गया अंग्रेजी बोल बोल आज, जल्दी बोलो, जल्दी 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 पढ़ो बच्चों। अलवर नहीं 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 क्या, हाँ 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 भाई, तकरीबन वही बातें इंशाल्लाह आपको दिखने को मिलेंगी और सही है बच्चे, टुट्टी पजी अंग्रेजी लिख लोगे। देखो मुझे ना डाउट ही है आप पे, तो इसलिए ना आपको ये पॉइंट्स बना दिए, यार इसको पढ़ लेना, या पता नहीं हुआ वन ड्राइव पे पढ़ा या नहीं, मेरा सिस्टम का डाटा भी सारा आगे पीछे हो गया बच्चों। तो वो ना एक पेज हमने बनाया था गवर्नमेंट ग्रांट का, सही है बच्चों, कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना वो एक पेज पे हम ले आए थे, मतलब कि आपने अगर इस तरह का सवाल आया तो ये जवाब देना, वो बोल्ड कर दिए थे लफ्ज, सही है, पॉइंट्स बना दिए थे, उसको पढ़ लोगे आप 2-3 दफा, उसको पढ़ लोगे ना IAS 20 की सारी थ्योरी इंशाल्लाह आप याद कर लोगे, सही है। वो एक पेज है बस, क्या है बच्चों, वो आपको इंशाल्लाह पर रोरा नहीं डालना सर, प्रोवाइड करें, प्रोवाइड पहले ढूंढना पड़ेगा, डाटा ही कोई नहीं पड़ा, सिस्टम बार बार चेंज हो रहा है, तो इसलिए ना वो इंशाल्लाह ढूंढ के आपको दे देंगे, वो पढ़ लोगे ना सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर, बुलेट्स पॉइंट्स बस रट लेना। अच्छा हो गया, अब हमने करने हैं जी MCQs। क्या करने हैं प्यारे दोस्तों, आओ प्यारे दोस्तों IAS 36 पे आओ, सबसे पहले कहां आओ प्यारे दोस्तों, IAS 36 पे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट, बोलो शाबाश बच्चों, अगर इम्पेयरमेंट है तो एसेट को हमने रिकॉर्ड करना लोअर पे कॉस्ट मॉडल में, या तो रिकवरेबल अमाउंट या फिर किस पे बोलो, अच्छा मैं ऐसे कह सकता हूं, कॉस्ट मॉडल क्यों कह रहा हूं, दोनों में ऐसे ही होगा, दोनों में ऐसे ही होगा, जो क्या उसका नाम है लोअर है उसी पे एसेट को नहीं रिकॉर्ड करते हम, अगर कैरिंग अमाउंट कम है या रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो हम अगर रिकवरेबल अमाउंट मेरे भाई ज्यादा है, सुनना जरा, तो वो तो चलो खैर रिवैल्यूएशन मॉडल में हम सरप्लस की रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो क्या करते हैं, बोलो शाबाश, हम एसेट को फिर जी, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट कम है तो हम एसेट को क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं इंपेयरमेंट होगी, क्या होगी बोलो जी।
छोड़े जरा, शाबाश, छोड़े जरा सारी बातें, मैं रिवाइज करवाता हूं मेरे भाई। हमने IAS 36 में क्या करना जी, हर साल के एंड पे जाके आपने देखना कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर तो नहीं है। अगर कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है तो बच्चों आप क्या करेंगे, बोलो, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट। अगर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, अगर तो नहीं है इंपेयरमेंट का इंडिकेटर, बस खत्म होगी बात। अगर जवाब आया यस में तो फिर क्या करोगे, बोलो, फिर आप इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करोगे। अब इंपेयरमेंट टेस्ट में मेरे भाई बुक वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। अगर तो बुक का वैल्यू बच्चों ज्यादा है, क्या है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो फिर मसला, तो फिर इंपेयरमेंट चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ क्या, वैल्यू इन यूज एंड, चलें अब आ जाए इधर। और बच्चों मेरी बात सुने, वैल्यू इन यूज के लिए आपने रेलिवेंट कैश फ्लोज लेने हैं और डिस्काउंट फैक्टर, और बच्चों नेट सेल प्रोसीड भी लेनी है। डिस्काउंट फैक्टर रेलिवेंट वाला लेना है जिसे कहते हैं प्री टैक्स। क्या कहते हैं, अच्छा, कहता व्हेन कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, कहता जी विच डिस्काउंट रेट शुड बी यूज, बताएं जी, जल्दी बताएं जी, जवाब बताएं। पोस्ट टैक्स रेट या फिर प्री टैक्स, द एसेट स्पेसिफिक, एसेट का स्पेसिफिक, कहता प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर रिफ्लेक्टिंग करंट मार्केट, ये जवाब है। डन, डन है बच्चों। आगे आगे जी, कहता व्हाट, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड एज इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, तो बच्चों फिर यही होगा ना। इधर आप लिखेंगे बुक का कंपैरिजन किससे करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है दोस्तों, हायर ऑफ। अच्छा जी बच्चों ये क्या आएगा, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और क्या बच्चों, वैल्यू इन यूज। डन। अच्छा जी, कहता ऑन 1 जनवरी 2022, कहता जी जीएल परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एड, कहता 240 मिलियन, लाइफ कितनी है बच्चों, 5 साल। कहता जी स्टेट मेथड है, मुझे 2 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो भाई इधर देखो जरा, इधर ही निकाल लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है जरा बताएं, 240, कॉस्ट में से 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ये कैसे आएगी भला बताएं, इसकी वर्किंग इधर ही कर लेते हैं। 240 रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, डिवाइडेड बाय 5, 1 साल की आई, मल्टीप्लाई इसको 2 से कर दें, 96, कितना आया, 144 आ गया। 1 कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 44, 1 कितना आ गया बच्चों, 44। अब जरा सुनना है गौर से जरा, अच्छा प्यारे दोस्तों 144, अब इसका कंपैरिजन करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। कहता था प्लांट वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू दोनों दिए हैं, कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज कितनी है 113, और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है मेरे भाई 108, दोनों में से हायर क्या, बाहर हम इधर लिख लेते हैं 113 और इधर क्या प्यारे दोस्तों 108। अच्छा आप इन दोनों में से हायर बताओ बच्चों, 113 इज हायर, तो प्यारे दोस्तों इसको मैं इधर ला के लिख दूंगा, ऐसे ही है। तो इंपेयरमेंट बता दें बच्चों, इंपेयरमेंट लॉस आ गया 31 का, कितने का, गुड हो गया प्यारे दोस्तों, और ठीक है, डन, और डन है ना, ले दी 31 मिलियन जवाब, डन। चलें, कहता विच दो ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 36, जी बताएं शाबाश। If impairment indicators are present, entity shall estimate the recoverable amount of the asset, बिल्कुल सही है, अगर इंडिकेटर्स हैं तो कहता फिर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। While computing impairment loss, assets carrying value is compared with the lower of, नहीं higher of, higher of. If the recoverable amount is lower than the carrying value, an impairment loss is always charged to profit or loss. बताएं, इज ऑलवेज चार्ज का लफ्ज सही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में पढ़ा तो ऑलवेज का लफ्ज तो नहीं, नॉर्मली का लफ्ज होना चाहिए ना। नॉर्मली इंपेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉर्डेड एट प्रॉफिट, ऑलवेज का लफ्ज तो बच्चों होता है कि हमेशा यही होना है, हमेशा यही होना है। मेरा तो ख्याल है ये सही नहीं है, ये भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है, फिर डिसाइड कर लेंगे। हमने तो ज्यादा बेहतर की तरफ जाना है ना। अच्छा क्या था, एन इंपेयरमेंट लॉस ओनली अराइजेस इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एज वेल एज फेयर वैल्यू इन यूज आर लोअर देन, ये ज्यादा बेहतर नहीं है, ये ज्यादा बेहतर नहीं है, ये ज्यादा बेहतर नहीं है। कहता सिर्फ तब इंपेयरमेंट लॉस आपने रिकॉर्ड करना है जब कैरिंग वैल्यू सिंपल ज्यादा है, सही है बच्चों,
इधर ना ऑलवेज, अच्छा मैंने आपको एक बात ना थोड़ी समझाने की कोशिश की है बारहा, ऑलवेज का लफ्ज बड़ा खतरनाक होता है, शुड का लफ्ज बहुत खतरनाक होता है कि जी शुड का मतलब, ऑलवेज का मतलब है कि बस यही होना, इसके अलावा और कोई दूसरा ट्रीटमेंट किताबों में मौजूद है। अगर लफ्ज होता ना नॉर्मली तो मैं कहता ठीक है, नॉर्मली तो यही है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो नॉर्मली कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। भाई दो मॉडल्स हैं, एक है रिवैल्यूएशन और एक क्या है बच्चों, कॉस्ट मॉडल। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है और सरप्लस पड़ा है, क्या पड़ा और क्या पड़ा बच्चों, सरप्लस पड़ा है, तो भाई आप पहले क्या करेंगे, भाई पहले इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। क्या ख्याल है? इसी तरह का एक क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ, इस तरह का तो नहीं है, खैर IAS 16 का है। IAS 16 के अंदर वो कहता अगर सरप्लस आ गया तो इस पे अब आपने ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डन है ना? सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट इक्विटी में बहुत दफा हमने किया। कहता हर साल ये काम शुड ऑलवेज बी अप्लाइड। बताएं हर साल ये काम होना। दो ऑप्शन है बच्चों, शुड का लफ्ज गलत है, ज्यादा बेहतर यही है कि हर साल करो, सिस्टमेटिकली करो, जो डेप्रिसिएशन के साथ सलूक किया इसके साथ भी वही करो, नॉर्मल असम्पशन यही है। लेकिन प्यारे दोस्तों दो ऑप्शंस हैं, या तो डिस्पोजल के वक्त सारा का सारा एक ही दफा ले जाओ या सालाना बेसिस पे करो। जब लफ्ज आएगा ना मस्ट, ऑलवेज, शुड, बता चौकन्ने हो जाना। क्या हो जाना? चौकन्ने। क्या मेरी बात समझे हैं? जिस तरह आपको शुड के लफ्ज के अंदर ये है, कहता जी रिकवरेबल अमाउंट शुड ऑलवेज बी हायर देन, हायर किसका बच्चों, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लॉस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हाँ ये तो स्टैंडर्ड ने खुद कह दिया ना कि ऑप्शन ही कोई और नहीं है। मेरी बात समझ आई है? इसलिए मैंने आपसे कहा था मुझे नीचे वाला भी पढ़ने दो, देख लेते हैं। अगर ये ज्यादा बेहतर हुआ ना, अगर ये ज्यादा बेहतर हुआ फिर इस पर टिक लगाना, हमने तो ज्यादा बेहतर की तरफ जाना होता है। डन है प्यारे दोस्तों? 44। अच्छा अब भाई 43 तो जरा लेंथी है, कैलकुलेशन वाला है। 42 जल्दी से बताओ फिर नमाज पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमाइन बोथ एसेट्स फेयर वैल्यू एंड इट्स, जी बताएं जी। इधर भी लफ्ज क्या लिखा हुआ है भाई? ऑलवेज नहीं होता। अगर ये तो हमने किताब की लाइन भी पढ़ी थी, अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर उसी को हम क्या समझ लेंगे, बोलो शाबाश, उसी को क्या समझ लेंगे बच्चों, रिकवरेबल अमाउंट समझ लेंगे। उसी को क्या समझ लेंगे? बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना किसी एक चीज की वैल्यू इन यूज है ही नहीं, हम कहते हैं हमने एसेट को रखना ही नहीं है, हमने फौरन बेचना है। अब आप समझे हैं? और कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं होती, वो सिर्फ इस्तेमाल की वजह से ही उससे अमाउंट रिकवर होनी है। और बात समझे हैं? अच्छा कहता एंटिटी एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट एट ईच ईयर एंड। नहीं यार, रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ तब आपने फाइंड करनी है व्हेन शेल एस्टिमेट, नहीं ना भाई, व्हेन इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स एग्जिस्ट। व्हेन इंपेयरमेंट इंडिकेटर, देखिए इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं एमसीक्यूज वाले लेक्चर लेना बहुत जरूरी है। क्या है? इससे आपका दिमाग खुलेगा कि हमने चीज को सोचना किस किस एंगल से है। शुड का लफ्ज आ गया बच्चों, मस्ट का लफ्ज आ गया, और बात समझे हैं, ऑलवेज का लफ्ज आ गया। एमसीक्यूज वाले लेक्चर लेना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं आता बच्चों को। और बात समझे कि नहीं समझे? तो नन इज करेक्ट। चलें जी। अच्छा बच्चों चलें इधर आए वापस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द अप्रॉक्स रिकवरेबल अमाउंट? क्या बच्चों? अब उसने आपसे क्या पूछा? रिकवरेबल अमाउंट का क्या पूछा बच्चों? कहता द कैरिंग वैल्यू, हमने क्या करना इसका? फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 25 मिलियन। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है बच्चों? बोलो ना। डिस्पोजल ये आया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये आया बच्चों 22 मिलियन। कितना आ गया बच्चों? अब आपने निकालना है बच्चों क्या? द प्लांट्स कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर इज 7 मिलियन। और कहता है प्री टैक्स रेट कितना? 16% और पोस्ट कितना है? आपने कौन सा लेना है बच्चों? 16%। अच्छा नेक्स्ट कितने साल बच्चों? 5 साल। एनमिटी फैक्टर लगाना है या वैसे करना है? एनमिटी फैक्टर लगाना है या वैसे सवाल करना है? 1 2 3 4 और 5। एनमिटी फैक्टर से भी हो सकता है लेकिन ना लगाओ। नेट कैश फ्लोस बताएं दी 7 7 7 7 और 7, और डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 16% जी। -2 -3 -4 और कितना प्यारे दोस्तों? -5 जी। ये जरा कैलकुलेट करके बता देना फिर।
ये टोटल बता देना ना कितना आ रहा है, ये एक ही दफा बता देना, बेशक पीछे सोल्यूशन देख के बता दो, ये बेशक पीछे सोल्यूशन देख के बता दो बच्चों जी। कितना आ रहा है बच्चों, रुपीज कितना 20, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, एंड पे देख लेना एक दफा 23। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी वैल्यू इन यूज कितनी है, बोलो शाबाश 20। यार ये 23 तो मैंने लिखवाया वैल्यू इन यूज अभी जी, वैल्यू इन यूज 23। तो रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से हायर क्या है, दोनों में से हायर क्या है प्यारे दोस्तों, ये 23। तो ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, अप्रोक्सीमेटली रिकवरेबल अमाउंट। डन हो गया जी 23। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे पास कैलकुलेशन वाले मुझे इधर से दे दो, फिर डाउट ही रहना है मुझे। सॉल्व किया हुआ है पीछे 23 आ रहा है, डाउट यार फिर गलत हो गया ना, फिर मसला आना है यार ये। ओके चलो, नंबर 41 कहता जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज, बताइएगा बच्चों इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंपेयरमेंट के, बताएं जल्दी शाबाश जी, बताएं बच्चों। एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, एक्सटर्नल है बच्चों। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यार ये तो सेंट्रल बैंक वगैरह, ये तो क्या उसका नाम है स्टेट बैंक की तरफ से ना, ये तो एक्सटर्नल है। एविडेंस दैट द एसेट इज इंटरनल इंडिकेशन है। एविडेंस एंटिटीज परफॉर्मेंस, एसेट एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन, जाहिर सी बात है जब एंटिटी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, चीजें उतनी नहीं बिक रही मेरे भाई, प्रोडक्शन कम है, तो इस प्लांट से बनने वाली, बोलो शाबाश, प्रोडक्ट जो है ना मेरे भाई, जब वो कम बिकेगी तो प्लांट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश, वो भी इतनी वैल्यू नहीं होगी ना उस प्लांट की। ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ क्या है, इम्पेयरमेंट। डन है प्यारे दोस्तों, ये दो जवाब। अगला अप्रोक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस आपने बताना है बच्चों जी। कैरिंग वैल्यू है 3.3 मिलियन, कैरिंग वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, कैरिंग अमाउंट है 3.3 मिलियन, ठीक है। कहता फेयर वैल्यू इज रुपीज इतना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 0.1 मिलियन, तो भाई 2.4 से 0.1 मिलियन जी। रिकवरेबल अमाउंट में आपने लेना है क्या प्यारे दोस्तों, हायर। क्या लेना है प्यारे दोस्तों, हायर जी। बताएं जी, ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आगे क्या है बच्चों, वैल्यू इन यूज, बताइएगा जी। 2.4 मिलियन माइनस 0.1 मिलियन कितना आया जी, 2.3 मिलियन। अच्छा कहता जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जी। कहता कैश फ्लो फॉर द प्लांट, कहता अगले 4 साल कितने हैं 0. और कहता चौथे साल के एंड पे कितने का बिक जाएगा 0. अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, 1 साल 2 साल 3 साल और नेट कैश फ्लो बताइएगा। इधर 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 बच्चों नेट सेल प्रोसीड्स कितनी 0.6। डिस्काउंट, ये टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे, कर लोगे ना आगे। ये कौन सा सवाल है बताओ, 40 है, पता नहीं अब सोल्यूशन इसका किधर है, कितनी आ रही है यार, ये समझ ही कुछ नहीं आ रहा, कितनी आ रही है इधर, कितनी 2. अच्छा 2.65, अच्छा ओहो, ये आई मेरे भाई 2.3 और ये कितना आया 2. इनमें से हायर क्या है, तो प्यारे दोस्तों इंपेयरमेंट लॉस कितने का आया बताएं जरा। 0.65 आ रहे ना, अब वो ऑप्शन नहीं होगा इधर, तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 राउंड ऑफ करके डन, और डन है, कर लोगे ना ये। चलो क्वेश्चन नंबर 39, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स बता दें जी। सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट, हाँ। डिक्लाइन परफॉर्मेंस एसेट की, नहीं नहीं ये तो भाई इंटरनल है ना, बाहर का दुनिया का मसला थोड़ी है। फिजिकल ऑब्सिलेंस भाई वो डैमेज शैमेज हो गया होगा ना, ये तो इंटरनल है। फीचर रिस्ट्रक्चरिंग, ये तो मेरे भाई फीचर रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या, ये तो इंडिकेशन ही नहीं है ना, ये तो आपको पहले भी बताया था। फीचर रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है फीचर में आपने अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर करना है, क्या करना है जी, ये तो इग्नोर करते हैं आप जी। जवाब क्या बना, अल्फा। 38 का जवाब बताओ। When impairment review is carried out, impairment
एन इम्पेयर्ड एसेट इज मेजर्ड एट जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज, ये इसी में दोनों आएंगी ना। जब एसेट इंपेयर हो जाता तो जारी सी बात है उसे रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आओगे ना, कैरिंग वैल्यू तो ज्यादा होगी तभी इंपेयर हुआ ना। आगे कहता है अप्रोक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस, ये आप खुद कर लेना 31 दिसंबर 19। इधर देखें प्लांट की कैरिंग वैल्यू है 15 लाख, कहता है जी फेयर वैल्यू 9 लाख माइनस ये, तो ये बनी 8 लाख कितनी 50,000 कितनी बनी। और कहता है जी प्लांट न्यू प्लांट की कॉस्ट है 25 लाख, ये तो इग्नोर करो ना। कहता कैश फॉर द फ्लो फॉर द, इधर कैश का मतलब नेट कैश फ्लोस हैं, ठीक है। 3,50,000 ये एप्लीकेबल कर लोगे बच्चों, ये 3.5 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख, ठीक है ना। डिस्पोजल प्रोसीड दी नहीं है उन्होंने, और ठीक है 36 बता दो। नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज जी, कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ये तो होता है बच्चों, नेट सेल प्रोसीड इनकम ना 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 ना, फाइनेंस वाली चीजें नहीं आती। कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री परचेज्ड बाय द, बच्चों ये होता है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होती, अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है फिर नहीं आता। हाँ जी एग्जिस्टिंग, इस तरह की बातें। कैश आउटफ्लो ऑन द मेंटेनेंस ऑफ, ये तो होगा ना यार, ये तो जारी सी बात है जी, इनकम टैक्स नहीं होगा। दो बता दें प्यारे दोस्तों जो कि वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर, बताएं जी। यूजुअल अनयूजुअल सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर, तो भाई ये तो एक्सटर्नल इंडिकेशन है ना। कहता सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, ये तो एक्सटर्नल है ना, मार्केट तो एक्सटर्नल है जी। एविडेंस ऑफ ऑब्सिलेंस नहीं भाई ये इंटरनल है। डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट इंटरनल है। इंक्रीज इन मार्केट, ये तो रेपिटेशन हो रही है बच्चों। अच्छा एमसीक्यूज में देखें रेपिटेशन कितनी है, देखो ना ये पास पेपर के सवालों में रेपिटेशन है जी। अंडर IAS 36 impairment of asset, if fair value less cost to sell of an asset cannot be determined, then मेरे भाई क्या रिकवरेबल अमाउंट किसको समझोगे, वैल्यू इन 33 बताएं। नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, बताएं जी। कैश फ्लो मेंटेनिंग, हाँ ये तो बच्चों मेंटेन करने के लिए होगा ना, और रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे। इनहेंसिंग नहीं, ये नहीं होगा। उसी हालत में उसी हालत की बुक वैल्यू चाहिए, उसी हालत की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल चाहिए, उसी हालत की वैल्यू इन यूज चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम कॉन्टेनिंग यूज ऑफ द एसेट, ये बताएं। कैश फ्लो फ्रॉम कॉन्टेनिंग यूज ऑफ द एसेट ये तो है ना। कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ये भी है, तो जो नहीं है वही जवाब, क्या ये जवाब बना आपका ये बीटा। नॉट का लफ्ज है ना, तो नॉट में जो नहीं होता वही जवाब होता है बच्चों, और सही है। कहता व्हेन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जी बताएं जी। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा ना, बाकी तो होगा, देख लें आप। बच्चे कहते हैं सर सेल ऑफ इन्वेंट्री, भाई तो इनफ्लो में क्या लोगे, इन्वेंट्री की सेल ही लोगे ना। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जिसको ऑलरेडी शामिल किया उसको नहीं लेना होता, नॉर्मल को तो लेना होता है आपने जी। 31 इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन नॉट बी डिटरमाइंड देन रिकवरेबल अमाउंट इज, यार देखो रेपिटेशन नजर आ रही। अब ये वाले जो है ना आई के आपके स्टडी टेक्स्ट के सवाल शुरू हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज कॉस्ट टू सेल, जी बताएं। कस्टमर तक पहुंचाना, ऑक्शनर्स फी, प्रोफेशनल फी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल, हाँ ये सब होते हैं, क्या नहीं होता भाई। जो फिक्स सैलरीज होती है ना, ये जारी सी बात है, स्टैंडर्ड वेजेस को क्या ऐड करना, वो तो देनी है, चाहे एसेट को डिस्पोज करें चाहे ना करें। कहता व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, बताएं जी। द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, हासियां खेड़ियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन प्लीज, मार्केट इंटरेस्ट रेट। इंटरनल इंडिकेशन बता दें, मार्केट वैल्यू नहीं, वर्स इकोनॉमिक हाँ ये है, इंक्रीज इन नहीं, टेक्नोलॉजी हाँ ये भी है। दो हैं जवाब इसके दो जवाब बने ना। When the recoverable amount of asset is less than carrying value, जी फिर बताएं एसेट क्या होता है, रीवैल्यूएशन डेफिसिट नहीं, ये तो IAS 16 है, ये IAS 16 में होता है ये बच्चों, ये होता है IAS। लफ्जों पे गौर करो बच्चों, लफ्जों पे गौर करो, लफ्जों पे गौर करो, लफ्जों पे क्या करो जी, लफ्जों पे गौर करना बड़ा जरूरी होता है बच्चों, पांसा पलट जाता है जी। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे।
अच्छा फ्लॉड, ये नहीं होता बच्चों, ये इंपेयर्ड, क्या प्यारे दोस्तों जी। इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज द डिस्काउंट रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी प्री टैक्स रेट। आगे ये पोस्ट तो नहीं होगा ना, प्री टैक्स रेट रिफ्लेक्ट द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू एंड रिस्क, ये तो मुझे सही लग रहा है, इधर वो कह रहा इधर तक सही है, एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एंटिटीज कंपेटिटर, उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, अपना करो ना जी, इधर तक तो सही लग रहा, एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द, ये क्या कह रहे हैं, प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट द एंटिटी, ओए होए होए माजरत 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 भाई, मार्केट असेसमेंट नहीं, एंटिटी द असेसमेंट ऑफ, ये सही लग रहा है 25 का नहीं 25 का ये सही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मार्केट असेसमेंट ही होगी ना, इन्फ्लेशन तो मार्केट के हिसाब से होगा ना, एंटिटी के हिसाब से तो नहीं होगा ना जी। इसका सही है बच्चों अल्फा, क्या सही है, इसको जरा निशान लगा लो ना, अल्फा सही होगा बच्चों, अल्फा सही है, अल्फा मार्केट असेसमेंट होती है बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जरा निशान लगा लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसके हिसाब से होती है बच्चों, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट मार्केट असेसमेंट, और प्यारे दोस्तों रिस्क जो होता है वो किसका होता है बच्चों, रिस्क स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक लीड टू द एंटिटीज एसेट। ओके बच्चों, ये जो एंटिटी के पास एसेट है ना उसके रिस्क की बात हो रही है, सही है बच्चों, और सही है, ठीक है, अच्छा जी, शाबाश शाबाश, जल्दी हिम्मत करो, IAS 20 के भी करने हैं, मैं तो कह रहा हूं, लो मेरे भाई, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, ही बताए बच्चों, ये फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती, बाकी चेक कर लो होते हैं, प्राइस फॉर बीइंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, भाई ये क्या होता है, आप इसकी वजह से ना अगर एसेट ज्यादा रिस्की है अपना डिस्काउंट फैक्टर बढ़ा देते हो, आप क्या करते हो, अगर एसेट क्या है रिस्की है तो आप अपना डिस्काउंट फैक्टर क्या करते हो बच्चों, बढ़ाते हो, जब आपका डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, कम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो होती है बच्चों करंट मार्केट असेसमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन द अमाउंट एंड टाइमिंग, ये भी रिस्क की बात कर रहे हैं, ये भी इसमें इसके अंदर रेट के अंदर शामिल होते हैं, तो फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती ना शामिल, और सही है जी। इसका बता दें वैल्यू इन यूज क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, अनडिस्काउंटेड नहीं, डिस्काउंटेड होता है बच्चों, ये हिस्टोरिकल कैश फ्लोज का मतलब है पुराने, हम तो फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं लेते, सही है, हिस्टोरिक का मतलब है पुराने, 21 से पीछे, आज 21 है मिसाल के तौर पे, आज 21, आज 2000, हम 2021 में खड़े हैं तो 21 से ऑनवर्ड्स कैश फ्लोज लेंगे ना, फ्यूचर कैश फ्लोज जी। बताएं बच्चों 22, व्हाट शुड इंपेयरमेंट लॉस बी, व्हेन शुड, बताएं व्हेन शुड, बताएं कब रिकॉर्ड करना है, इमीडिएटली, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है, ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, बहुत अच्छे, डेप्रिसिएशन थोड़ी है, व्हेन रिक्वेस्टेड बाय एंटिटीज ऑडिटर्स, बताएं जी भाई जिस साल हुआ उसी साल रिकॉर्ड करेंगे ना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 36 इंपेयरमेंट, बताएं बच्चों, बताएं, ये स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है, स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर, IAS 36 के सफे पे जाए ना पहले पे, उसके अंदर लिखा होगा ये यार, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना फेयर वैल्यू मॉडल, उसमें तो कोई तस्वुर ही नहीं है इंपेयरमेंट का, वो तो फेयर वैल्यू को अपडेट करना है बस। IAS 16 के अंदर चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, चाहे क्या है प्यारे दोस्तों कॉस्ट मॉडल, बाइदन इंपेयरमेंट चार्ज करना है, आप करनी है। IAS 40 के अंदर अगर कॉस्ट मॉडल है फिर इंपेयरमेंट चार्ज होगी, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो बच्चों मुझे बताओ इंपेयरमेंट कैसे चार्ज होगी, जल्दी से लिख लें इस पॉइंट को, जल्दी करो शाबाश जल्दी जी, लिखे IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में ना डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और ना ही इंपेयरमेंट, और ना ही बोलो शाबाश इंपेयरमेंट, और ना ही बोलो शाबाश इंपेयरमेंट, ना ही बोलो शाबाश जी, क्या चार्ज नहीं होगा बोलो शाबाश, ना ही डेप्रिसिएशन और ना ही, दोनों नहीं चार्ज होंगे बच्चों, और डन है, डन है प्यारे दोस्तों। अच्छा आगे कहता जी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय IAS 36 इम्पेयरमेंट। जी बताएं शाबाश। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्या था जी, कवर्ड बाय नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। ऐसी तो बात हमने पढ़ी नहीं है। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लगता है IFRS 5 जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नॉन करंट एसेट आपने कहा जी अब बस इनको बेचना है, क्या करना है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट, हाँ इस पे तो लगेगा ना, इस पे तो लगेगा ना। ओए फुटो, फेयर वैल्यू वाले पे नहीं लगना। अच्छा इन्वेंटरी के लिए अपना स्टैंडर्ड है IAS 2, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड। अगर इम्पेयर होना तो अपने स्टैंडर्ड पे होगा ना। इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अगर इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होगी, डैमेज हो गई, तो आप प्यारे दोस्तों किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हो फिर, बोलो लोअर ऑफ NRV एंड कॉस्ट। अगर 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 मेरे भाई ऑब्सोलीट होगी, डैमेज होगी, फिर उसे NRV पे ले आते हैं। NRV क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपकी कॉस्ट है 100 रुपया, आपको लगता है जी कि हमारी इन्वेंट्री जो है ना फ्यूचर में 110 की बिकेगी, लेकिन बेचने का खर्चा 20 रुपए है, तो अब मेरे भाई ये तो कॉस्ट से भी कम पे बिकी, यानी 90 पे बिकी, तो 10 रुपए की इंपेयरमेंट चार्ज कर लो। लेकिन ये इंपेयरमेंट IAS 36 के सूलों के मुताबिक चार्ज नहीं होनी, बल्कि IAS 2 के सूलों के मुताबिक होनी है। डन। इसके अंदर कवर नहीं होगा 36 में, 36 में सिर्फ ये होगा बच्चों। अच्छा ये जो गुडविल है ना, गुडविल ये IAS 36 का एक कॉन्सेप्ट है, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बस छोड़ें, बहरहाल इसको अब याद कर लें। या क्या उसका नाम है, गुडविल हमने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल गुडविल, ये भी इसके अंदर कवर होगी जी। इंटेंजिबल एसेट्स पे भी इंपेयरमेंट होती है बच्चों की तो थी हमने 4 इंटेंजिबल एसेट, मुझे याद आ गया भाई, उसमें भी वैल्यू इन यूज वगैरह निकाला था ना। IAS मेरे भाई 38 इंटेंजिबल एसेट्स पे भी क्या होती है, इंपेयरमेंट चार्ज होती है। तो गुडविल, एक्सटर्नल गुडविल क्या है, बोलो शाबाश, ये भी तो आपका इंटेंजिबल एसेट ही है ना, और समझ गए हो। अच्छा जी आगे बच्चों, ये देखना पड़ेगा नेट कैश फ्लोस, और ये उनकी क्या है प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू खुद दी है नेट कैश फ्लोस की। कहता आपने 1 मार्च 2014 पे कैरिंग वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, इस दिन की कैरिंग वैल्यू खुद उसने आपको दी है 248, ये 1 अप्रैल पे। एक साल मजीद इसे क्या करोगे प्यारे दोस्तों, आप डेप्रिशिएट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी बच्चों कैरिंग वैल्यू, बोलो शाबाश। अगले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कर दूं मैं अगर नहीं करना आपने। ये 248 है, इसे मजीद क्या करो, एक साल डेप्रिशिएट, आपके पास अगले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और ये वैल्यू इन यूज उसने खुद आपको बताई, और ये कहता प्लान ये अच्छा। और नीचे आए 1 अप्रैल पे मेरे भाई, 1 अप्रैल 2014 पर वो कहता जी प्लांट जो है ना, मैट्रिक हैड एन ऑफर फ्रॉम अ राइवल, कंपेटिटर को कहते हैं, टू परचेज द प्लांट 200 मिलियन। कितना मेरे प्यारे भाई, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। क्या है, अब जरा आप जाएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन चेक कर लें, समझ आता है कि नहीं आता, जल्दी करें शाबाश। एक साल आपने मजीद क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना। तो जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो आ रहा 214.6। प्रेजेंट वैल्यूज को आप ऐड कर लें, सबको सारी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लें, और रिकवरेबल अमाउंट आपकी कितनी बन रही है मेरे भाई, सॉरी आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी बनी, बोलो ये 200 मिलियन। और ये कितना, नहीं सॉरी, ये तो प्रेजेंट वैल्यूज है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू बनी 214.6। ये जरा देख लेना कैलकुलेशन के बाद कितना आ रहा है, कर लोगे, बुक वैल्यू कर लोगे, ठीक है। ये देख सोल्यूशन चेक कर लो ना जल्दी से जाके, एक दफा हो जाएगा भाई। वैल्यू इन यूज तो खुद उसने आपको बताई है ना। अच्छा भाई ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 18 नंबर काट दें, 18 नंबर काट दें बच्चों। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द व्हीकल। भाई आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ यार, सुबह जब मैं आया था ना बिल्कुल सही चल रहा था, मेरे चांद ने थोड़ा सा हिला दिया उसको बस। फिर वो एक दफा जब चीज सही चल रही हो ना, फिर ना उससे कुछ किया करो, फिर चलते, जब तक वो नहीं तंग नहीं करता ना, चलता रहने दो, फिर ना उसे हाथ भी ना लगाओ उसको जी। फिर उसे जब छेड़ते हो ना, फिर सेटिंग दोबारा हमें करनी पड़ती है। अच्छा कहता जी ए व्हीकल वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर, द व्हीकल कॉस्ट कहता 10 मिलियन, और रिमेनिंग लाइफ इसकी कितनी है प्यारे दोस्तों, 10 साल। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, 3.4 मिलियन। कहता एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है भाई, इन दोनों में से हायर बता दो, 6.5 हायर है।
अच्छा तो उसने पूछी भी रिकवरेबल अमाउंट ही आपसे, सिंपल है ये क्वेश्चन, तो पूछी भी रिकवरेबल अमाउंट ही है। आगे आगे कहता है व्हाट इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस। जी टोटल इंपेयरमेंट लॉस बताओ बच्चों आप प्लीज। नहीं 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 आराम से जरा इधर देखो, ये कैरिंग वैल्यूज हैं, इस पे निशान लगा लो और जो हायर है उसको हाईलाइट करते जाओ रिकवरेबल अमाउंट में से, वैल्यू इन यूज या फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हाईलाइट करते जाओ। इधर से 180, इधर से 140, इधर से 160 और इधर से 60। अब इधर आओ बच्चों, अब कंपैरिजन करो ऊपर वाले का नीचे वाले से। ए की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है कितने से, 60 से, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का आया, और 60 का आ गया ना। अच्छा इधर देखो कैरिंग अमाउंट 40 है लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 100। मेरा तो नहीं ख्याल इसमें हमें कोई लॉस चार्ज करने की जरूरत है मेरे भाई। कैरिंग वैल्यू 80 लेकिन रिकवरेबल अमाउंट तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो ये लॉस तो नहीं होगा ना इधर। जी आगे भाई कैरिंग औकात 60 है लेकिन रिकॉर्डेड 140 पे, कितने का रिकॉर्ड करेंगे भाई, 140 टोटल हो गया, कितना हो गया, आवाज समझ आ गई ओए बच्चों, समझ गए हो, समझ गए हो। एसेट को ओवरस्टेट रिकॉर्ड किया इसीलिए तो कम कर रहे हैं, इसीलिए तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई ने कहा सर जी इसको एसेट को ओवरस्टेट किया हुआ है इसीलिए तो प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं समझा जी। अच्छा जी आगे कहता जी, कहता व्हाट इज द टोटल, अच्छा ये खुद कर लोगे अब, ये सेम क्वेश्चन है खुद कर लेना। अच्छा कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये कर लोगे खुद ही, ये आसान सवाल है मैं पढ़ देता हूं। कहता जी कैरिंग वैल्यू उसने खुद दी है 3 मिलियन, रिसीव एन ऑफर 2.7, इस तरह की बात हो तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोस, कहता जी 2.6 मिलियन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इसमें से ना 2.7 में से माइनस करना है आपने, ये कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा होगा। ये वैल्यू इन यूज ये है 2.6 मिलियन, वैल्यू इन यूज कितनी है 2.6, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ये फेयर वैल्यू में से माइनस करना है आपने। तो 2.7 मिलियन जो है ना ऐसे लिखते हैं बच्चों आजकल, और इसमें से 50,000 माइनस कर देना है आपने कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन, ये आ जाएगा, ये आपके पास आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फिर मेरे भाई वैल्यू इन यूज बताना कितनी 260, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से हायर क्या है बोलो, ओ ठीक है बोल ही नहीं रहे, ओ भाई नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ लो ना जी। आगे भाई फिर आगे कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की, ये रिकवरेबल अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट कितनी है 3 मिलियन। भाई मेरे एसेट को इस अमाउंट पे लेके आना है और इंपेयरमेंट लॉस बता दो 3,50,000, 3,50,000। ओए बोलो बच्चों 3 लाख बोलो शाबाश, 50,000, 3 लाख बोलो शाबाश, और डन है, लो भाई डन और डन जी बच्चों डन जी। ये आ गया ना जवाब चार्ली। 13 का जवाब बताओ बच्चों, दो आपने बताने हैं जो कि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं जी प्लीज, अब तो इतनी दफा रिपीट हुआ ये। मार्केट वैल्यू की वजह से मेरे भाई एसेट में डिक्रीज आ रहा है ना, फॉल जी, ये है जी एविडेंस ऑफ ऑब्सिलेंस, ये इंटरनल होता है बच्चों। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेट की कम हो रही इंटरनल, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट जी एक्सटर्नल है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट कहता व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस, कहता कैरिंग वैल्यू 8,50,000 है, एक बात होगी। अब रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन, इट्स मार्केट वैल्यू 780 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है बच्चों। अच्छा ये जो क्वेश्चन उसने दिए ना जिसमें कहता है ऑफर रिसीव हुई, आपने इसमें जम्पशन लेनी है कि मार्केट से भी ऑफर इतने की ही रिसीव होनी थी। हाँ हाँ नहीं करना, लेकिन देखो अब सवाल है ना मजबूरी है क्या करें आपने। हाँ जी IS 38 में ये कहा था। अच्छा आपने इन सवालों में IS 36 में एग्जामिनर यही कहता है। अच्छा हमें ना असल में स्टैंडर्ड के साथ साथ ना जिस बॉडी के सवाल कर रही हूँ उस भी देखना पड़ता है। ICAP 36 में ये कहता है, जब इधर लिखा हुआ है ना एक बंदे से ऑफर रिसीव हुई, IS 36 में वो ये कहता है बस ये समझो एजम्पशन लो इसमें कि मार्केट से भी अगर ऑफर होती तो इतनी ही ऑफर होती। मेरी बात समझे हैं, इधर एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें मैंने फेयर वैल्यू ही समझा है उनको, अब बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा अब इधर आओ बच्चों,
कहता जी 780 माइनस 25,000 ये कितना बना, मेरा ख्याल 7,55,000 बनेगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी बनी, 7,55,000 बनी। डन। और कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चों, 8,50,000। डन। अच्छा अब कहता जी कंपनीज ऑन मशीन एक्सपेक्ट, कहता खुद चलानी है, एक्सपेक्ट नेट कैश फ्लो 3 लाख, कहता जी ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। और आगे कहता है बच्चों ये न्यू मशीन, ये काट देनी है बात, ये तो रेलिवेंट है। कहता 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको पता चलेगा जब आप MFA इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यानी BIA पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिलहाल ये आपका क्या है, डिस्काउंट फैक्टर। डन है बच्चों, 8%। ये कर लोगे आगे 3 लाख 3 लाख 3 लाख, फिर उसमें डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना, हो जाएगा। इसका जवाब है मेरे भाई, इसका जवाब है मेरे भाई 12वीं का, पता नहीं उनकी है ये वैल्यू इन यूज का जवाब है 773 समथिंग आ रहा है। वैल्यू इन यूज का जवाब है 733,130। तो हायर क्या है प्यारे दोस्तों, ये हायर है। डन है ना, ये हायर। तो मेरे भाई 45,000 नहीं 95,000 का क्या है नुकसान, क्या नहीं इतने का, क्या 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 है, 773 है, कितनी आई है डबल, आगे 130। अच्छा तो फिर ये मसला है ना, गुड गुड, फिर ये है तो इसको आप देखना जरा, ये हायर है, ये हायर है, इसके साथ कंपेयर करना, ये वैल्यू इन यूज है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कंपेयर करना बच्चों। ये आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा जो कि बनता है 7, ये 76870। डन, डन है। ये कर लेना, देख लेना, ये एक ही तरह के यार सवाल आ रहे हैं। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, बच्चों ये तो कर लेना ना खुद इसमें। हाँ ये मैं करवाता हूं 10वां। कहता जी सही बता दें कौन सी स्टेटमेंट है, एन इंपेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल, जी बताएं शाबाश। मस्ट बी कैरिड आउट, अभी तो पढ़ा के आए, मस्ट बी कैरिड आउट का तो नहीं होता ना बच्चों, जब इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हो तब होना है इंपेयरमेंट टेस्ट। जी इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल exceed the carrying amount there is no need to calculate a value in हाँ जारी सी बात है बच्चों, जब दोनों में से कोई एक भी ज्यादा, अच्छा पेपर में हमने करनी है, पेपर में इसके नंबर हैं, लेकिन वैसे कह रहा हूं प्रैक्टिकली बच्चों जब दोनों में से कोई एक भी ज्यादा आ गया तो बच्चों इंपेयरमेंट फिर नहीं होनी। लेकिन पेपर में ये ना कर देना, पेपर में वैल्यू इन यूज के अपने नंबर होंगे, ये ना, और पेपर में कहना जरूरत नहीं है, तो उससे भी जरूरत नहीं है फिर आपकी, वो आपको 4-5 नंबर कोई नहीं देने उसने, आपने कहना चूंकि मैंने एक निकाल ली उसकी फेयर वैल्यू, भाई पेपर में कैलकुलेशन के नंबर हैं। और सही है, सही है। इंपेयरमेंट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस आर रिवर्स अगेन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, इन विच केस इट इज ऑफसेट अगेंस्ट द, भाई बहुत अच्छी बात कर दी इधर इसने। एक इस तरह का पास पेपर में सवाल आया था, वो मेरे ख्याल इधर से इसको बेस बना के बनाया होगा इन्होंने, और सही है ना कि जी जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कहा था नहीं बेटा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर हुआ फिर क्या करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल में, इस सवाल को बेस बना के बनाया होगा ना एग्जामिनर ने। जी इसका जवाब बनेगा 2 और 3। 9वां कर लोगे, IAS 36 अप्लाई होता है, बताओ जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पे, इन्वेंटरी पे तो नहीं होता। फाइनेंशियल एसेट के लिए जिस तरह इन्वेंटरी के लिए स्टैंडर्ड है IAS 2, उसके मुताबिक आप रिकॉर्ड करेंगे। भाई IFRS 9 आप इंशाल्लाह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे मेरे भाई, इसकी इंपेयरमेंट भी होती है, लेकिन इसकी इंपेयरमेंट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर भी नहीं है, इसकी इंपेयरमेंट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह CFA 1 में जाके। जी एसेट ये CFA 1 में जाके पढ़ेंगे बच्चों, आप लिख लेना कभी याद आएगी। जी CFA 1 में जाके इंशाल्लाह CFA 1 में जाके पढ़ेंगे। जी बच्चों आगे कहता एसेट हेल्ड फॉर सेल, बच्चों इसमें तो स्टैंडर्ड ही कोई और है, तो ये बनेगा ये डेल्टा। लो जी वैल्यू इन यूज क्या होती है बच्चों, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल, बीटा। आगे बता दें एन एसेट इज इंपेयर्ड इफ, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे बच्चों, रिकवरेबल, जवाब बता दें जी, बीटा होगा मेरा ख्याल है, एक्सीड द रिकवर्ड थ्रू सेल और यूज। जी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या चीजें लेनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लेकिन बच्चों
लेकिन बच्चों चार्ली किसका होगा? 7वें का चार्ली तो नहीं हो सकता यार। द अमाउंट टू बी रिकवर्ड, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है फिर तो इंपेयरमेंट नहीं होती ना जी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूडिंग फाइनेंस एंड, ये अल्फा ही सही लग रहा है मुझे तो, प्लस फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता बच्चों, पागल हो गया जी। नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, बताएं जल्दी, शाबाश जल्दी बच्चों जल्दी, नॉट एन इंडिकेटर बताएं। अभी तो आइए 70 करना है, जल्दी बताओ ना। अच्छा चलें आपसे मशवरा करते हैं, पहले ये बताओ जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 तो बताओ ना जी, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बच्चों। नॉट एन इंडिकेटर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बच्चों इसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये तो है ना। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ये भी है, तो नॉट है ना असल में, नॉट तो नॉट में गलत वाले को। कैरिंग अमाउंट एसेट की हायर है देन द मार्केट, ये मैंने आपको ये बताया था, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बात। एंटिटी, इसका मतलब है एंटिटी के नेट एसेट्स, क्या बच्चों? नेट एसेट्स, यानी एसेट माइनस, बोलो शाबाश, लाइबिलिटीज, ये एंटिटी के नेट एसेट्स। सही है। जो शेयर की, एक शेयर की प्राइस है मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स आपने इशू किए, ये ऐसे भी निकल सकती है, और सही है। तो जितनी नेट एसेट्स हैं बच्चों, इसका मतलब है नेट एसेट, नेट एसेट्स ज्यादा है, लेकिन बच्चों आपकी कैरिंग अमाउंट क्या है? नेट एसेट्स, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट इज ज्यादा। क्या था? वर्थ कम है, नेट एसेट्स की वर्थ कम है, लेकिन किताबों में बुक वैल्यू उनकी ज्यादा है। और बात समझे बच्चों जी, तो ये भी है, ये इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट वाले डिब्बे में शायद लिखा हुआ है। कहता था एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन रिड्यूस, नहीं ये नहीं होता बच्चों, ये तो इस पे तो इन्वेंटरी के ऊपर स्टैंडर्ड ही ये नहीं लगना, तो ये जवाब है। और ठीक है और सही है बच्चों जी। अच्छा ये कर लोगे फिर खुद ही, ये तो आसान है, ये कैरिंग वैल्यू खुद दी है और कर लोगे। इक्विवेलेंट न्यू मशीन, ये नहीं लेना आपने, सोल्ड 45,000 का 2,000 माइनस करो 43,000 आ जाएगा। इन करंट जी, 5वें का उसने नॉट पूछा है ना, उसमें एक मिनट ना, उसने नॉट पूछा है ना, तो ये तो इसमें तो IS2 है ना, ये इन्वेंट्री के ऊपर तो IS2 लगेगा ना चांद, ये तो है ना यार। जब एंटिटी के कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, सही है बच्चों, बुक वैल्यू ज्यादा है, लेकिन मार्केट प्राइस कम है नेट एसेट की, तो जाहिर सी बात है इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है। लोग उतनी वैल्यू मानते ही नहीं है जितनी आप कह रहे हैं जी। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आसान है, कर लोगे। प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, वैल्यू इन यूज है ये, इन दोनों में से हायर ये है बच्चों, ये हायर है, इसका मुकाबला इससे कर लेना, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा जी। ठीक है, 3 पे आ जाए बच्चों। नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल इंपेयरमेंट, ये बता दो यार जो नहीं है जी। आखिरी पढ़े, कैरिंग अमाउंट नेट एसेट्स की, कहता बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में नेट एसेट की वैल्यू ज्यादा है और आपने कम पे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। पहले 3 है, या फिर रट लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बता दें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंडिकेशन एन एसेट में, यार ये तो कर लोगे ना आप। मार्केट रेट, कहता इसमें उसने एक्सटर्नल नहीं पूछा ना इंटरनल पूछा। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, नहीं ये तो अच्छी बात है। कहता डैमेज कॉस्ट टू द एसेट, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द, तो भाई ये इसके ना, ये 2 जो है, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये इंडिकेशन है, डैमेज कॉस्ट टू द एसेट ये है। ये जो इंक्रीज हो रहा है मार्केट वैल्यू अगर एसेट की इंक्रीज हो रही है तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी। मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस, ये तो हमने कहा था, ये तो होता ही नहीं है, ये तो कोई इंडिकेशन ही नहीं है, ये तो इंडिकेशन ही नहीं है ना, नॉट एन इंडिकेशन, ये तो इंडिकेशन ही नहीं है ना, इंटरनल ना एक्सटर्नल। तो अल्फा और चार्ली बने। क्या था? इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिर क्या होगा? द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज। बच्चों इधर आना जरा, 1 मिनट, 1 मिनट बस, 4-5 मिनट में खत्म कर देंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ये IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस, बताएं दी। जो नॉट कंसिडर्ड, जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस वाली बात, इंपोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट ऑन कंपेटिटर। बच्चे फॉर गिवेबल लोन बाय गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये पढ़ा है ना हमने, फॉर गिवेबल लोन, सब्सिडाइज लोन बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ग्रांट। बच्चों ये और सही है। अच्छा जी, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, फिर मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये बताएं जरा 15वें का जवाब। कहता IS-20, कहता प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज अदर इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और दूसरा डिडक्टिंग इट फ्रॉम नॉन रिलेटेड एक्सपेंस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ। जी, किसमें ऐसा करते हैं बच्चों, किसमें ऐसा करते हैं? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में करते हैं ना, फॉर गिवेबल लोन में तो ऐसा नहीं करते, इसमें भी रिलेटेड टू एसेट में क्या करते हैं, या तो इनकम में लेके जाते हैं, या फिर एसेट डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करते हैं, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट एसेट की बुक वैल्यू ही क्या कर देते हैं, कम। इनडायरेक्ट के अंदर यही करते हो ना जी। ये भी होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह खुद करवाऊंगा। वैसे आपने खुद पढ़ने हैं ये वाले सारे। बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं, अगर गवर्नमेंट ने जो शर्तें लगाई आपको लग रहा है कि पूरी नहीं होंगी, तो क्या आप डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट कर सकते हो या ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर सकते हो? फिर बच्चों उसे क्या समझोगे, नॉर्मल लोन समझोगे, नॉर्मल लोन समझोगे, होगी लायबिलिटी लेकिन लोन, समझा था ना IFRS 9 की तरह। फिर ये लोन होगा, क्या होगा, क्या नॉर्मल लोन में, और बच्चों ये डेफर्ड ग्रांट बनाने वाली लायबिलिटी, ये भी तो लायबिलिटी है ना, क्या इनमें फर्क है कोई? क्या फर्क है बच्चों? इसने आहिस्ता आहिस्ता कम होना है और इनकम में जाना। ये जो है इसको तो रीपे करना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्या होगा, इसने कभी भी इनकम में, हाँ लेकिन टैक्स वाले कहते हैं अगर 3 साल गुजर जाएं और कोई आपने अमाउंट पे ना की हो, किताबों में पढ़ी हो, उससे फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे, ये टैक्स वाले कहते हैं, हम अकाउंटिंग वाले ऐसा नहीं कहते जी। मेरे भाई इधर देखें, इधर वो बच्चे फिर पूछते हैं ना इस तरह के, सर हमने तो, हमारे सर ने हमें ये पढ़ाया था जी। प्यारे दोस्तों इधर सुनो, इधर ये जो है ना, कोई ऐसा, बच्चे कहते हैं सर नहीं इसके एक एक्सेप्शन है। केडी एक्सेप्शन है भाई मेरे? वो एक्सेप्शन वो टैक्स में है ना, अकाउंटिंग में नहीं है ना। सर लोन इनकम में जा सकता है, हमने कोई अमाउंट पे करनी थी, कोई जिम्मेदारी, कोई पैसे पे करने थे, नहीं किए, तो वो क्या उसका नाम है, टैक्स वाले क्या कहते हैं, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है मेरे भाई, उस सेक्शन के पीछे। वो कहते हैं असल में ना ये फिर अंदर खाते आपने ना कहानियां की हुई हैं, आपने पैसे देने दोने कोई नहीं है, देने होते तो 3 साल के अंदर पैसे लेने वाला मर ना जाता, वो आपके पास ना आता, आपने किताबों में बस लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है आज। और बात समझे हो कि नहीं समझे? कहता जी लेकिन आज 3 साल कर्सा गुजर गया, आप पे नहीं कर रहे, ना वो मांग रहा ना आप पे कर रहे, कहता ये आपकी इनकम है जी। वो सही है मेरे भाई। अच्छा, नॉर्मली काउंटिंग के अंदर हम इस लायबिलिटी को इनकम नहीं बनाते। कहता था फॉर गिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज इफ देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स। बताएं जी फिर क्या, फिर लायबिलिटी कौन से वाली, डेफर्ड ग्रांट वाली नहीं, नॉर्मल लायबिलिटी। Which of the following is not a correct treatment of government grant related to income? इनकम में भाई अगर फ्यूचर एक्सपेंस है ना, रिलेटेड टू इनकम का मतलब है वो जो आपने फ्यूचर एक्सपेंस वाली बात पढ़ी है, वो जो आपने रेवेन्यू फ्यूचर एक्सपेंस वाली बात पढ़ी थी, इसके 2 ट्रीटमेंट है। या तो मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट डेबिट करो इनकम में ले जाओ, या डेफर्ड ग्रांट डेबिट करो एक्सपेंस में ले जाओ जी। प्रेजेंट अदर इनकम, हाँ डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, हाँ डेफर्ड ग्रांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। ये किस में होता है? ये तो एसेट में होता है, कैपिटल एक्सपेंस में होता है। वो ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट? डेफर्ड इनकम, हाँ ये वाला ऑप्शन तो मौजूद है ना, डेफर्ड इनकम डेबिट और ग्रांट, और मेरे भाई इनकम क्रेडिट, क्रेडिट टू इनकम इन पीरियड रिसीव्ड, नहीं ये तो नहीं होता बच्चों। एसेट मिला तो फौरन एसेट के बदले में ग्रांट मिली फौरन इनकम में ले जाएं, नहीं थोड़ा थोड़ा करके जितनी एसेट की लाइफ है। कहता डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट, हाँ ये वाली बात क्या है बच्चों, सही है, ये वाली बात क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद IAS 20, बताएं जी। प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट एरियाज। बच्चों ये तो नहीं होता ना, ये तो सारों के लिए होगा, ये तो असिस्टेंस की डेफिनेशन से भी निकल गया, ये तो जनरल कंडीशंस है ना जी। एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स, इसका मतलब है जी गवर्नमेंट ने ग्रांट दी कि आपने 3 साल के लिए अगर लोगों को अपने पास रखेंगे तो हम आपको ना ये पैसे दे रहे हैं। सब्सिडाइज लोन, बिल्कुल। ओहो जल्दी काटी गई, बदवाएं ना दो मुझे। फॉरगिवेबल लोन मेरे भाई, फॉरगिवेबल लोन, हाँ ये भी है, ये नहीं है, ये प्रोविजन वाला नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस हैं, जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। इफ एंटिटी रिसीव नॉन मॉनिटरी एसेट देन इट इज अकाउंटेड फॉर या तो नॉमिनल वैल्यू या फिर क्या, नॉमिनल वैल्यू वाला ऑप्शन इधर नहीं है। अगर प्यारे दोस्तों आपको ग्रांट कभी रीपे करनी पड़ जाए, आप इसे क्या समझते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग, ये आपको भूला होगा, याद कर लेना। चलो बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, टाइम लगेगा, होमवर्क में करना है इसको, मैं फिर करवाऊंगा, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा यार, ये भी होमवर्क में करना। लेकिन ये होगा पता कैसे, वो टेबल बनाना पड़ेगा आपको, वो सेम एक्सपेंस नहीं होता ना, रिड्यूसिंग टेबल बनाना पड़ेगा, ये रिवाइज भी हो जाएगा, ये प्लीज लाजमी करना। इस तरह के सवाल हमने किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, मुझे याद है। अदील लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है IAS 20 में, हाँ लेवल अप हो गया माशाल्लाह दानिश तेरा। डीप सी के नीचे क्वेश्चन बैंक का सवाल है अदील लिमिटेड वाला, जिसमें रेसिडुअल वैल्यू है 128 मिलियन, उसमें 122 मिलियन की टोटल डेप्रिसिएशन है, हर साल रिड्यूस रेट पे कैलकुलेट होनी। तो जारी सी बात है ग्रांट भी तो रिड्यूस ही होनी है ना हर साल। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये प्लीज वो रिवाइज करके ये वाला करना है आपने। एलू ये तो सारी कैलकुलेशन वाले ने, अच्छा ये करना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 काट दो, ये नहीं करना। अच्छा ये 4 वाला बता दो, ये तो अभी कर लोगे आप, चलो कर आना घर से। 2 बता दो, आखिरी बता दो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द एसेट इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 जी। सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड, बिल्कुल ठीक है बच्चों। सेट कहता क्रेडिट द अमाउंट रिसीव टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये बात भी किसके लिए पूछ रहा है बोला, रिलेटिंग टू एन एसेट, हाँ तो मेरे भाई डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट, ये बात भी सही है। कहता जी क्रेडिट द अमाउंट रिसीव टू, नहीं ये नहीं होता बच्चों, जितनी ग्रांट आई फौरन तो नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा सकते ना जी, या तो डेफर्ड इनकम बनाओगे, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाओगे, या फिर एसेट की बुक वैल्यू को भी क्या कर दोगे। और बोलो ना बच्चे, बोलो तो सही, और बच्चों बोलो तो सही, और यार शुरू में यही करते हो ना। इनिशियली जब ग्रांट आती है नॉन करंट एसेट के लिए, कैपिटल एक्सपेंस के लिए, या तो मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट डेबिट, और मेरे भाई थोड़ा थोड़ा करके इनकम क्रेडिट, या एक ही दफा ग्रांट को डेबिट करते हो, प्लान को क्रेडिट करते हो। ये ट्रीटमेंट देख लेना, ये थोड़ा फिक्र दिलाने के लिए मैंने कहा वीकेंड पे रिवाइज कर लोगे IAS 20 आप। एड द ग्रांट टू द कैरिंग अमाउंट, नहीं ये तो नहीं होता बच्चों, ये तो नहीं होता ना, ये फिर होमवर्क में हो जाएगा आपका। 4-5 क्वेश्चन इसमें से होमवर्क में दिए, कर लोगे ना, मैं भी लिख लूँ ना, मुझे भी याद रहे। लो बच्चों शाबाश माशाल्लाह, गुड हो गया, वेल डन यार, अल्लाह आपको पास करें, सबको जी, जो नहीं आए उनको भी पास करे, बददुआ नहीं देते, मेहनत कर हसद ना कर जी। ओके बच्चों, बटराला के भी लिखा था ना, मेहनत कर हसद ना कर, तू लंग जा साड़ी खैर है, सही है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।